दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी परीक्षा हेतु हिंदी विषय के जो है लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा 8वां लेक्चर है। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो 211 से लेकर 240 तक के सवालों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी धीरे धीरे हम 250 के नजदीक पहुंच गए। दोस्तों आप आइए जुड़िए हमारे साथ। हिंदी विषय की जो तैयारी है बहुत ही गजब की हो जाएगी। अगर कहीं से भी आपको लगता है चूक है, कहीं और मेहनत करने की जरूरत है, सर और पढ़ने की जरूरत है, देखिए जब एक ट्रेलर देखकर दोस्तों इच्छा जागृत होती है कि सर पूरी पिक्चर देखनी चाहिए, तो पूरी पिक्चर दोस्तों बीपीएससी के लिए ये मैंने तैयार किया है। जबरदस्त बैच है और एक बैच से आप ये 4 एग्जाम फतेह कर सकते हैं। चाहे आपको पीआरटी का पेपर देना हो, चाहे मिडिल का पेपर देना हो, चाहे सेकेंडरी एग्जाम के लिए देना हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी देना हो, सब कुछ दोस्तों एक ही बैच से कवर हो जाएगा। क्या यही 4 कवर होगा सर कि आगे जब हम कभी हिंदी का एग्जाम देना होगा, हिंदी जहां कहीं भी पूछा जाएगा, मैं कह रहा हूं दोस्तों भारत का कोई भी पेपर हो, कोई भी पेपर, और आपके बिहार का कोई भी पेपर हो, कुछ भी रुकने वाला नहीं है। आप एक बार बैच में एडमिशन लेके देखो, पढ़ के देखो, दोबारा कॉल करके बता देना कि सर नहीं और चाहिए या फिर कम मिला है, आप मुझे बताओ तो सही। बोल नहीं पाओगे, इतना पढ़ाया गया, इतना पढ़ाया गया। आप पढ़ के देखो, आनंद आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो पाई है। हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है, मेरी बतिया मान लीजिए, अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठिए, ठीक है। गलत हो सही हो चाहे जो हो, एक बार लेके बैठिए ना, आनंद आ जाएगा दोस्तों। पढ़ने का वो गजब का मजा आएगा, मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। तो 211 नंबर का सवाल आज हमारे सामने है, यहीं से हम शुरू करने चल रहे हैं और 240 तक चलेंगे, ठीक है। 30 सवाल पढ़ाता हूं, ज्यादा नहीं, और पूरा एक्सप्लेन करने के बाद, एक एक सवाल को विस्तार से पढ़ाने के बाद भी दोस्तों एक क्लास आधे घंटे में ही समाप्त हो जाती है। हाँ, तो आपका भी समय बचता है, हमारा भी बचता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। जातिवाचक संज्ञा, देखिए जब आप संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं तो जातिवाचक संज्ञा में पढ़ते हैं, जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गया, जो पूरी एक जाति का बोध कराती हो। जैसे हिमालय दोस्तों बात करेंगे तो हिमालय को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगर हिमालय की जगह पर्वत शब्द दे दिया होता तो पर्वत में तो पता नहीं किस पर्वत की बात कर रहा है, तब वो दोस्तों जातिवाचक हो जाता। नदी शब्द दोस्तों क्या है, जातिवाचक है। क्रोध शब्द दोस्तों यहां मत कीजिएगा, क्रोध शब्द दोस्तों ये क्या हो जाएगा, संज्ञा में तो आएगा, लेकिन ये दोस्तों भाव आ जाता है। क्रोध क्या दोस्तों, ये एक भाव को दर्शाता है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और जयपुर भी दोस्तों स्थान का नाम है, इसलिए दोस्तों यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा, तो याद रखिएगा। लेकिन अगर यहां खाली शहर दे दिया, नगर दे दिया, शहर दे दिया, नगर दे दिया, देश दे दिया, ठीक है, नदी दे दिया, देश दे दिया, ठीक है, तब दोस्तों ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि किस नगर की बात हो रही, किस देश की बात हो रही, किस शहर की बात हो रही, किस किताब की बात हो रही है, तब आपको नहीं पता होता, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों सही नहीं है, यह बता दीजिए। सही नहीं किसका है, संस्कार का समधनकार हो जाता है, बिल्कुल सही है। और इसमें दोस्तों संधि कौन सी है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रतिष्ठा में दोस्तों याद रखेगा, यहां भी आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। दिगंबर भी दोस्तों क्या है, यह भी आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। मतधन एक के नहीं होता दोस्तों, मतधन ऐक्य होता है। क्या होता है, मत धन ऐक्य शब्द होता है, मतैक्य। और यहां पे दोस्तों कौन सी संधि होती है, यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। किसका, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो गलती दोस्तों यहीं पे है। और आपसे पूछा है कि जहां सही नहीं है, जहां पे गलत नहीं है, गलत है सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों ये गलत दिया हुआ है, यही आपको पहचानना था, ठीक है। थोड़ा सा जिस स्पीड में, अच्छा कई बार बच्चा सोचता है कि सर आप बड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं। देखिए जब आप हमारे साथ पढ़ेंगे ना, हम जिस स्पीड से जाएंगे वही स्पीड आपकी बन जाएगी। अगर मैं दोस्तों सोचिए, आपके दिमाग में कभी बात नहीं आती कि अगर कोई मास्टर 30 सवाल को पढ़ाने में 1 घंटे का समय लेता, तब तो आपका बेड़ा गर्क कर देगा भैया। परीक्षा में आपके पास 1 घंटा है, आप ईमानदारी से बताओ, क्या आपके परीक्षा में हिंदी के 30 सवालों को हल करने के लिए 1 घंटे का समय मिला है? जवाब क्या है, नहीं। तो फिर ऐसे मास्टर से पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसे तो अपना वाचिंग चाहिए भैया। वो आपको बेवकूफ बना, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे लाइव है, नाचा कूदा खेला, वो तो अपना फायदा ले रहा है कि आप जितना टाइम रुकेंगे उसके यहां उतना उसका वॉच टाइम बढ़ रहा है, उतना उसका मजा बढ़ रहा है।
तो भैया उससे अच्छा है कि आप स्पीड में पढ़ना सीखिए। आप यहां आइए, आपकी स्पीड मेरे जैसी हो जाएगी, ठीक है। इनमें से किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में क्या होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है, या फिर पूर्व पद क्या होता है दोस्तों? अव्यय होता है। अब देखिए जैसे इसी में देखेंगे तो यथा, या रुचि से अगर यथा शब्द आप अलग कर लेंगे तो यथा से बहुत सारे शब्द बन जाते हैं, जैसे यथाक्रम, जैसे यथा संभव, जैसे यथा रुचि। तो यथा जो शब्द है दोस्तों ये अव्यय है, और जब कभी किसी भी पद में पहला पद अव्यय आ जाता है तो हमेशा याद रखिए अव्ययी भाव समास होता है, या तो पूर्व पद अव्यय प्रधान होता है। देशभक्ति दोस्तों क्या हो जाएगा? ये जो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति हो जाएगा, तो यहां पर दोस्तों आ जाएगा तत्पुरुष समास। क्या आ जाएगा? देश के लिए भक्ति। नीलकमल में दोस्तों क्या हो जाएगा? ये तारीफ कर रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? कर्मधारय समास, ठीक है। लाभ हानि दोस्तों यहां पे क्या आ जाएगा? यह द्वंद्व समास आ जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे, मैंने बाकी सबका बता दिया। तो पहला वाला ऑप्शन दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। करा इनमें से किस शब्द का समास विग्रह जो है वो सही नहीं है, बताना है। करा स्वयंकृत, स्वयंकृत मतलब स्वयं के लिए कृत, स्वयं के लिए नहीं दोस्तों, स्वयं, स्वयं के द्वारा, ठीक है। स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के द्वारा कृत, कृत, कृत मतलब किया गया, ऐसा होना चाहिए। पहला वाला ही गलत दे रहा है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यह भी सही है। पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, ये भी सही है। आप बीती यानी आप पर बीती, ये भी सही है। तो जो गलत था केवल उसकी पहचान करनी थी, तो ऑप्शन नंबर 1 याद रखेंगे, स्वयंकृत। स्वयंकृत मतलब होता है स्वयं, स्वयं के द्वारा कृत, के लिए नहीं, क्योंकि के लिए कर देंगे तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, और के द्वारा करेंगे दोस्तों तो ये अलग हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो चाहे स्वयं से कृत हो या स्वयं के द्वारा कृत हो, एक ही बात है, तो ये आप याद रखेंगे। तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता दोस्तों, होगा तो तत्पुरुष में लेकिन मिस्टेक आ जाता वहां पे। इनमें से किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग हमेशा कहां लगता है दोस्तों? मैंने आपको कई बार समझाया है कि हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। उपसर्ग हमेशा कहां लगता है दोस्तों? यह शब्द के प्रारंभ में लगता है। तो आपको बताना कि परि उपसर्ग कहां पे नहीं है। जैसे लिख रहा है परिचय, ठीक है, परिचय। बच्चा सोचेगा पर्यावरण में नहीं है, लेकिन यहां पे मैं सबसे पहले बता दूं, परिधन आवरण बराबर क्या हो जाता है? पर्यावरण हो जाता है। परिंदा दोस्तों याद रखेंगे, परिंदा ये मूल शब्द है। परिंदा क्या दोस्तों? ये मूल शब्द है। तो इस वजह से दोस्तों यहां पर परि उपसर्ग न कीजिएगा। बाकी के ऑप्शन में परि उपसर्ग है, चाहे वो परिणाम शब्द दिया हो, चाहे वो पर्यावरण शब्द दिया हो, चाहे परिचय दिया हो, इसमें है। परिंदा शब्द स्वयं में मूल शब्द है। परिंदा चिड़िया को कहते हैं ना, वो ऐसा देखिए, उपसर्ग लगने की वजह से एक नया शब्द बनता है, लेकिन उसके पीछे की एक बात याद रखें कि मूल शब्द में ही तो उपसर्ग लगता है। तो कोई ना कोई शब्द पहले होना चाहिए, उसी में तो उपसर्ग लगाएंगे। तो जैसे आवरण, आवरण एक शब्द था, उसमें परि शब्द जुड़ा तो नया बन गया पर्यावरण, तब जाके वो उपसर्ग माना गया, ठीक है। तो आवरण की भी अपना जो है सार्थक शब्द है, ये आप याद रखेंगे, और उपसर्ग तो लगी गया तो उससे एक नया शब्द बना है, ठीक है। यहां पे परिंदा मूल शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं, क्योंकि परि हटा देंगे तो आधा न दा, उसका क्या कोई अर्थ है? क्या कोई अर्थ तो है नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। करा इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय लगा, ये बताइए, ठीक है। प्रत्यय दोस्तों कहां लगता है? प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। कहां लगता है दोस्तों प्रत्यय? प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। बालक की बात करेंगे दोस्तों तो बालक में क प्रत्यय है। क्या है दोस्तों? क। शिक्षक में दोस्तों क्या है? शिक्षक में अक प्रत्यय होता है, ठीक है, शिक्षक में अक। ढोलक में दोस्तों क प्रत्यय है, और चमक में भी दोस्तों क्या है? क प्रत्यय है। तो बाकी में तो दोस्तों क प्रत्यय दे रहा है, आपको अक प्रत्यय बताना था। तो शिक्षक जो शब्द है दोस्तों इसमें अक प्रत्यय है, ठीक है। शिक्षक में शिक्षक सबसे बनता है दोस्तों, शिक्षा शब्द से अक प्रत्यय जुड़ने के बाद बनता है शिक्षक। तो इसको आप याद रखेंगे। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है? किसका अर्थ दोस्तों सही नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। किसका अर्थ सही नहीं है, ठीक है। करा अनल, अनल का मतलब क्या? हवा होता है? नहीं, अनल का मतलब दोस्तों आग होता है, और अनिल का मतलब दोस्तों क्या होता है? हवा होता है। तो उल्टा लिख दिया, इस वजह से दोस्तों यही वाला गलत हो जाएगा। करा अचल माने पर्वत होता है, और अचला पृथ्वी को कहता है, बिल्कुल सही है। अविराम का मतलब होता है लगातार या निरंतर, याद रखेंगे, निरंतर भी होता है और लगातार भी होता है। और अभिराम किसे कहा जाता है? सुंदर को कहा जाता है। अभिराम का अर्थ सुंदर होता है। कुल का मतलब वंश होता है, वही हमारा कुल खानदान।
कुल खानदान मतलब वही वंश की बात हो रही है। और कुल जो दे दिया, ये कुल ठंडा ठंडा कुल कुल नहीं है, ये कुल का मतलब किनारा होता है, नदी का किनारा। तो बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों गलत था। क्यों गलत था मैंने ये भी बता दिया, उल्टा लिख दिया था। अगर इसको सही क्रम में लिखा होता तो इतना परेशानी होती ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। करा आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कभी भी दोस्तों आदि शब्द लिख देना तो इस आदि का मतलब क्या होता है? आरंभ होता है। क्या होता है? आदि। आप कहते हैं ना आदि की, जैसे समय अनादिकाल से चल रहा, तो अनधन आदि, यानी उसका आरंभ का कोई पता नहीं है, इसलिए आपने उसे अनादि कह दिया। लेकिन अगर पता होता आरंभ का तो आप उसे आदि कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा शब्द दे दिया आदि, आप कहते हैं ना सर वो सिगरेट का आदि हो गया, सिगरेट का। ठीक है, तो आदि का मतलब क्या हो जाता है? अभ्यस्त होता है। ठीक है, तो याद रखेगा इत्यादि आदिवासी ये तो गलत है, आदिवासी इत्यादि ये भी गलत है, आरंभ और अभ्यस्त दोस्तों हो जाएगा सही। बाकी सब ऑप्शन दोस्तों क्या है? यहां पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 चूज कीजिए। ऑप्शन नंबर 3 साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि यहां पर हमारा बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़िए, करा इनमें से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है यह बताना है। करा वृक्ष विटप को कहते हैं, अटवी को नहीं कहते दोस्तों। अटवी का मतलब दोस्तों जंगल हो जाता है। अटवी का मतलब क्या हो जाता है? जंगल। ठीक है, और जंगल को और क्या क्या कहते हैं? जंगल को कांतार कहते हैं, जंगल को वन कहते हैं, जंगल को अरण्य कहते हैं। ठीक है, यह सब होता है। बाकी दोस्तों अगर वृक्ष का पूछा है तो याद रखेंगे वृक्ष को विटप कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्ष को विटप कहते हैं, वृक्ष को गाछ कहते हैं, वृक्ष को दोस्तों द्रुम कहा जाता है, द्रुम। वृक्ष को दोस्तों पादप कहा जाता है, वृक्ष को पेड़ कहा जाता है, वृक्ष को पौधा कहा जाता है ना। ये सब दोस्तों नाम वृक्ष के होंगे। तो अटवी याद रखेंगे ये जंगल का पर्यायवाची है, इस वजह से दोस्तों इसे आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, आगे बात समझ में, ऐसे ऐसे पढ़ते चलिए। अगले सवाल पर आइए। करा इनमें से कौन सा विलोम युग्म दोस्तों सही है वो बताना है। करा मितव्ययी का अल्पव्ययी। मितव्ययी मतलब कंजूसी से धन खर्च करने वाला, और अल्पव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। देखिए गलत हो जाएगा। मितव्ययी का क्या हो जाएगा था दोस्तों? अपव्ययी हो जाता है, न कि अल्पव्ययी। तो ये तो दोस्तों गलत दे दिया। ठीक है, निष्काम का क्या हो जाता दोस्तों? सकाम का निष्काम, ये सही है। निकट का दोस्तों सन्निकट नहीं, निकट का दोस्तों दूर हो जाता है ना। और नाश का क्या हो जाएगा? नाश का कि कोई चीज नष्ट हो जाना, नाश हो रहा है तो नाश का क्या हो जाता है? उत्पत्ति होता है। ठीक है, उत्पत्ति, उत्पत्ति हो जाता है। उल्टा बताना विलोम भाई, कहां आप नाश का विनाश कर रहे हैं? नाश और विनाश तो एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। आपको उल्टा ढूंढना है कि विलोम कौन सा है, यह बताना था इस सवाल में। ठीक है, तो इसका आप जो है ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर आइए। करा जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाए? जो आग जंगल में लगती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि भी कहा जाता है या फिर दावा नल भी कहा जाता है। ठीक है, ये जंगल में लगने वाली आग है। ठीक है, ये जंगल की जो आग है उसे कहा जाता है। बड़वाग्नि दोस्तों याद रखेंगे, बड़वाग्नि शब्द दे दे या फिर बड़वा नल शब्द दे दे, ये समुद्र की आग होती है। कहां होती है? समुद्र की जो आग होती है उसके लिए शब्द यूज होता है। यज्ञाग्नि दोस्तों याद रखेंगे, यज्ञ की अग्नि, यज्ञ की अग्नि को क्या कहते हैं? यज्ञाग्नि कहते हैं। और जठराग्नि दोस्तों याद रखेंगे, पेट की अग्नि को कहा जाता है। ठीक है, पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। तो ये चारों पांचों बातें आप याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर दावाग्नि भी आप याद रखेंगे और दावानल शब्द भी याद रखना है। ठीक है, दावानल। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों अगले सवाल पर। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो बता दीजिए कि क्या सही लिखा हुआ है। त्योहार नीचे से देखते हैं। प्रतिनिधि में दोस्तों क्या मिस्टेक है? निधि ऐसे नहीं लिखा जाता है, प्रतिनिधि होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। श्रीमती में, मती में हमेशा दोस्तों बड़ी ई की मात्रा होती है, अगर आपको याद हो तो कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, और दुर्वस्था दोस्तों दुरावस्था नहीं होता है, याद रखेंगे दुर धन अवस्था शब्द होता है। तो अवस्था का अ जाकर इस र को पूरा कर देता है तो दुर्वस्था बनता है, न कि दुरावस्था। पहले से जो त्योहार लिखा ये सही है। बच्चा यहां ये सोच रहा था कि सर त्योहार में अ की मात्रा दे देते हैं, नहीं अ मत दीजिएगा दोस्तों। शुद्ध देखेंगे तो त्योहार में ओ की मात्रा ही रखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब हो गया। आगे बढ़िए। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द है जो गलत है उसकी पहचान कर लीजिए। अभी सही पहचान की, आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, करा बारात। बारात दोस्तों पहला ही गलत हो जाएगा, बारात नहीं होता है, शब्द क्या होता है? वरात होता है, बारात होता है। ठीक है, बारात दोस्तों वर यात्रा को कहा जाता है, तत्सम होता है इसका वर यात्रा। सदृश्य दोस्तों, सदृश्य
सदृश, सदृश्य, हाँ सदृश सही लिखा है, सदृश्य गलत होता है, ये सही है। योगी राज में ग के ऊपर बड़ी की मात्रा भी लगती है, लगती, छोटी की मत लगाए, योगी में बड़ी की मात्रा और इसमें योगी राज में छोटी की मात्रा लगती, मैंने गलत बोला अभी, ठीक है। दंपति में बड़ी की मात्रा ही रहेगी दोस्तों, तो बारात शब्द दोस्तों गलत है, बारात जो शब्द होगा ये सही होगा। पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है ना, अरे कब्ज हो गया आपको पेट में, ठीक है, गड़बड़ कुछ नहीं, सब सही है। इनमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य जो है दोस्तों उसका चयन कीजिए, जो वाक्य गलत है उस वाक्य को पहचानना और सही करना है, ठीक है। लिख रहा दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, ठीक है, दरअसल में, दरअसल में, तो मैं रखने क्या है, दरअसल वह उससे प्रेम करता है, ऐसे कर लेते। एक बार आगे देखते हैं, जो किताब कोने में रखी है वो बहुत अच्छी है, ये तो शुद्ध है। पंचों का निर्णय सभी को मान्य था, ये भी सही है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है, ये भी सही है। यही दोस्तों गड़बड़ हो जाएगा, ये मैं मत लगाइए, दरअसल के बाद कामा दीजिए, दरअसल रुकिए, फिर इसके बाद वो उससे प्रेम करता था, ठीक है, दरअसल में नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर क्या है, गलत दिया हुआ है और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पहचान करना था। करा दाल में कुछ काला होना, ये जो मुहावरा है, इस मुहावरा का अर्थ क्या होता है? लोग कहते हैं भैया दाल में कुछ काला है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। इसका मतलब दाल जल जाना नहीं, दाल में कुछ गिर जाना नहीं, आशंका या संदेह होना, खराब नहीं होना दाल। जब कहीं पर आपको किसी बात की आशंका होती है, किसी बात की शंका होती है, तब आप उसे क्या कहते हैं, संदेह होता है, तब आप कहते हैं भैया दाल में कुछ काला है, मतलब पता नहीं लेकिन फील हो रहा है, शंका हो रहा है ना, मस्तिष्क में बात आ रही है, ठीक है, कि कुछ तो गलत है। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है सही जवाब होगा। इनमें से कौन सा वाक्य सरल वाक्य दोस्तों नहीं है, यह आपको बताना है, कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। देखिए वाक्य रचना की दृष्टि से पढ़ेंगे तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। तो आपको सरल वाक्य जो नहीं है वो पहचानना है। देख रहा है 2 लड़के खेल के मैदान में बैठे हैं, ये तो सरल वाक्य है। सरल वाक्य की पहचान भी होती है जहां एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वहां सरल वाक्य होता है। कह रहा गांव के अधिकतर बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, ये भी सही है। पीछे वाले बड़े कमरे में कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सही है। मोहन गुरुजी के यहां गया क्योंकि जो शब्द होता दोस्तों, चाहे क्योंकि शब्द दे दे चाहे की शब्द दे दे, अगर ये आ गया दोस्तों तो हमेशा याद रखेगा कि वहां क्या हो जाएगा, वहां मिश्र वाक्य माना जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 2 दे दिया, यहां पर सरल वाक्य नहीं है, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और आगे आ जाइए, याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे कोर्स बनाए हैं, आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। आप बीपीएससी तो है ही हमारे पास, उसके अलावा बहुत सारे कोर्स हैं। और मेरा अगर कहना मानना है और नितिन सर से पढ़ना, तो देखिए हिंदी की बैच तो अपनी जगह है, जीएस में हमारा एक स्पेशल बैच है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज हर एग्जाम में ज्यादा होता है और ये अपने आप में बहुत ही शानदार है। जिस किसी को सच में भारत का इतिहास जानना हो कि क्या था हमारा इतिहास, और सच्चा इतिहास, किताब वाला नहीं, सच्चा इतिहास, वो दोस्तों इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। टाइम पास के लिए आप फ्री वाले वीडियोस तो देख सकते हैं ना, इस कोर्स में जाइए, डेमो में जाइए और वहां जो फ्री वीडियो है पहले उसको देख लीजिए। अब मजा आता है तो क्लास ले लीजिएगा, कभी नहीं आता है तो कोई बात नहीं भैया, नितिन गुप्ता जी आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। करा विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग जो होता है इसका उच्चारण, विसर्ग कहां होता है दोस्तों? जैसे आप कहीं पर अह लिखा हुआ तो ये स्वर में आता है ना, अंग और अह स्वर के अंतर्गत लिखते हैं, लेकिन ना तो इसे स्वर कहा जाता है ना इसे विसर्ग कहा जाता है। ये अयोगवाह कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इसे अयोगवाह के तहत रखा जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, क्या तालु स्वर है? नहीं, तालु स्वर नहीं होता है। जब दोस्तों आप वहां पढ़ते हैं स्वर में तो ई, बड़ी ई और छोटी ई से तालु स्वर कहा जाता है। दंतोष्ठ में दोस्तों केवल व को रखा जाता है। मूर्धा में दोस्तों केवल री को रखा जाता है, ठीक है, री को। और इसे कहते हैं दोस्तों कंठ स्वर, ठीक है। कंठ स्वर के अंतर्गत ही दोस्तों अ आ को भी रखा जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वह है दोस्तों कंठ, कंठ ध्वनि है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, अह जो है ये कंठ ध्वनि है, इसे ध्यान रखेगा। कह रहा किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चरित जो न्यूनतम इकाई है, जो सबसे छोटी इकाई है, वो क्या कहलाता है?
याद रखेंगे, कह रहा है किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चरित जो सबसे छोटी इकाई है, तो सबसे छोटी इकाई चाहे अक्षर को कहिए चाहे आप वर्ड को कहिए, ठीक है, जिसे कहिए वर्ड या अक्षर। अगर मान लीजिए कहीं पे लिख देता है सार्थक, ठीक है, अगर सार्थक शब्द कहीं देखिए तो तुरंत आप बदल दीजिए बात को, फिर आप आ जाइए शब्द पे। क्यों? अक्षर का कोई अर्थ थोड़े होता है, अर्थ तो हमेशा शब्द का होता है। तो अगर सार्थक लिखा हुआ कहीं मिले तो आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बात हिट कर जाना चाहिए कि यहां निश्चित रूप से शब्द की बात हो रही है, ठीक है। कह रहा है जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है, उसे क्या कहते हैं। जैसे आपने कहा सर मैंने अभी अभी आपका वीडियो लाइक किया, तो ये अभी अभी बस कुछ टाइम पहले आपने किया होगा ना, मैं अभी अभी बाहर से घूम कर आया, मैंने अभी अभी खाना खाया, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है कि जो काम अभी थोड़े समय पहले हुआ हो उसे तो है तो भूतकाल, लेकिन भूतकाल में सामान्य नहीं है, पूर्ण भी नहीं और अपूर्ण भी नहीं, इसे आसन्न भूत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कार्य अभी अभी संपन्न हुआ हो, बस थोड़ी देर पहले। भाव समझिएगा, वाक्य का भाव क्या है, भाव के आधार पर आप बता सकते हैं। तो आसन्न भूतकाल दोस्तों वहां होता है, इस बात का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। कह रहा जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सकी। मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य है आपके सामने जिससे आपको यह महसूस हो रहा है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, किंतु किसी कारण से, कोई कारण रहा होगा, उस कारण से नहीं हो पाई, तब दोस्तों उसे क्या कहते हैं, तब उसे हम कहते हैं हेतुमत भूतकाल, ठीक है। जैसे आपने कहा यदि बारिश न होती तो मैं घूमने जरूर जाता, और जब न होती तब ना, तो बारिश रुकबे नहीं किया, आप गए जा ही नहीं पाए, ठीक है। तो इस तरह मैं यदि स्टेशन पहले पहुंचता तो ट्रेन मिल जाती, समझ, इसका मतलब ट्रेन छूट गया, आप लेट पहुंचे हैं, तो हेतुमत भूतकाल हो जाता है, आसन्न नहीं। संदिग्ध हमेशा संदेह को दर्शाता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहां ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट और सही जवाब हो जाएगा। कह जिस निपात से अस्वीकार का बोध होता है, अस्वीकार का बोध होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं। अब देखिए स्वीकारार्थ तो होगा नहीं, क्योंकि यहां अस्वीकार की बात कर रहा है, और प्रश्नबोधक में प्रश्नवाचकता का भाव आ जाता है। अब आपके सामने दो चीज दे दिया, एक नकारात्मकता दे दिया, नकारात्मक दे दिया, और एक निषेधात्मक दे दिया। दोनों में अंतर होता है। नकारात्मक हमेशा अस्वीकार के लिए होता है, जबकि निषेध हमेशा मनाही के लिए होता है। जैसे ये काम मत करो, तो वो निषेधात्मक है, और नकारात्मक नहीं करना चाहिए, तब वो नकारात्मक में आता है। तो अंतर होता है, यहां निषेधात्मक आप ना टिक कीजिएगा, यहां नकारात्मक करिएगा, या नकारार्थक भी कर सकते हैं, ठीक है। सब देखिए, भाव भी एक ही है। कह रहा जिस निपात से मनाही का बोध होता है वो क्या कहलाता है। जिस निपात से मनाही, कोई चीज मना किया जाता है, तब उसे दोस्तों आप क्या कहेंगे, तब उसे आप निषेध बोधक कहेंगे। अगर अस्वीकार होने की बात हो रही है, देखिए नकारार्थक की जगह नकारात्मक भी लिख लीजिए। अगर नकारात्मक की बात हो रही है, इसका मतलब दोस्तों यहां अस्वीकार होने की बात हो रही है, किसी चीज को अस्वीकारना, ठीक है, अस्वीकारने की बात हो रही है। और अगर निषेध है, यानी किसी बात की मनाही की जा रही है कि नहीं ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करना, गंदगी मत करो ना, तो उसके लिए दोस्तों क्या हो जाता है, निषेध बोधक हो जाएगा या निषेधात्मक हो जाएगा। कर वाक्य के उस भाग को जिससे एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं पर पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। देखिए कई बार क्या होता है, जब वाक्य बहुत बड़ा होता है ना, तो वाक्य छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे हम पदबंध का नाम देते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम क्या नाम देते हैं, पदबंध कहते हैं। पदबंध में एक पूरे सेंटेंस से कोई अर्थ नहीं निकलता, जब तक उसके आगे वाले सेंटेंस को पढ़ नहीं लेंगे तब तक आपको पूरा अर्थ नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा यहां पर पदबंध हो जाएगा। अक्षर और वाक्य केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, और केवल पद नहीं, पदबंध दोस्तों ये आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। कर कुंदन की सफलता का समाचार सुनकर अभिनव प्रसन्न हो उठा। इस वाक्य में जो पहला पॉइंट दिया है, कुंदन की सफलता का समाचार, ये कैसा पदबंध है। तो कुंदन की सफलता का जो समाचार है, जिसे अभिनव सुनकर प्रसन्न हो रहा है, यह उस संज्ञा को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसा पदबंध है, ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सर्वनाम पदबंध भी होता है, विशेषण पदबंध भी होता है, क्रिया पदबंध भी होता है, और क्रिया विशेषण पदबंध भी होता है। सबका एग्जाम्पल अगली क्लास में हम धीरे धीरे अटेंड करेंगे। अभी आप संज्ञा पदबंध के बारे में पढ़ लीजिए तो ज्यादा सही है। करें क्रिया के मूल अंश को क्या कहते हैं।
जो क्रिया का मूल अंश होता है उसे क्या कहते हैं? क्या मूल क्रिया कहते हैं? नहीं, ये तो लिख दिया है, क्रियांश नहीं दोस्तों, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे पढ़ना पट धातु से बनना, लिखना लिख धातु से बना है, तो धातु जो होता है दोस्तों वो सबसे मूल होता है। और क्रिया किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए क्रिया किसे कहते हैं, बताइए क्रिया किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं। बात आ रही समझ में? तो जो कुछ कर्ता के द्वारा किया जाता है दोस्तों उसी को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इस तथ्य को आप याद रखेंगे। यहां क्रिया धातु की बात हो रही थी तो उसे भी समझिएगा। करा फरमाइश में दोस्तों कौन सा लिंग है ये बताइए। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइए फरमाइश अच्छा होता है, अच्छा फरमाइश या अच्छी फरमाइश? मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया फरमाइश और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए कि अच्छा फरमाइश या अच्छी फरमाइश? सर उसकी फरमाइश बड़ी अच्छी है, तो अगर अच्छी है दोस्तों अच्छा तो होगा नहीं, अच्छी है। अगर अच्छी है दोस्तों तो पुल्लिंग तो होगा नहीं, स्त्रीलिंग होगा, और विधिलिंग नपुंसक लिंग का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। अगर अच्छा अच्छी, देखिए जैसे मैं आपसे कहूं रोटी अच्छी है कि रोटी अच्छा है? अच्छा रोटी नहीं, रोटी में से अच्छी होती है, अच्छी होती है तो दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगा। आप समझिए बात को, अच्छा कलम या अच्छी कलम, ये कलम बड़ी अच्छी चल रही है तो अच्छी है तो स्त्रीलिंग है, अच्छा होता तो पुल्लिंग हो जाता। पुस्तक, अच्छी पुस्तक, अच्छा पुस्तक, अच्छी पुस्तक होती है वो भी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप निकालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है ज्ञान मिल जाएगा कि कहां क्या करना है, क्या सही और क्या गलत है। करा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसी को उद्देश्य कहते हैं, सब्जेक्ट, उद्देश्य। और जिसके बारे में कहा जाता है उससे उद्देश्य कहते हैं, और इसके विपरीत जब जाएंगे तो विधेय हो जाता है। ये वाक्य के मुख्य हिस्से होते हैं, इन्हीं से दोस्तों वाक्य का निर्माण होता है। करा कुछ आदमी, ये शब्द दे दिया कुछ आदमी, जैसे आ गया दोस्तों कुछ आदमी सड़क पर खड़े हैं, तो कुछ आदमी दोस्तों किस प्रकार का विशेषण है? क्या गुणवाचक है? कोई गुण तो बताया नहीं जा रहा है। क्या उनकी माप तौल हो रही है? नहीं, यहां कोई मापने तौलने की बात भी नहीं है दोस्तों। क्या है? यह संख्यावाची है, सार्वनामिक में नहीं, संख्यावाची। और संख्यावाची में क्या दोस्तों? अनिश्चित संख्यावाची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित क्यों? क्योंकि कुछ आदमी खड़े हैं, ये नहीं कहा ना कि 5 आदमी खड़े, 4। अगर 4, 5, 10, 20, 50 कह देता, यानी फिक्स कर दिया कि नहीं इतने ही खड़े हैं, तब वहां निश्चित संख्यावाची होता। अभी तो कुछ कह दिया तो पता ही नहीं कितना है, इसलिए अनिश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ये आप याद रखेंगे। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। करा निम्नांकित में व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है ये बता दीजिए। व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है। आइए योगेश्वर में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो योगी धन ईश्वर बराबर योगेश्वर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। निर्मल निधनमल तत् धन हित बराबर तद्धित, तत् धन हित बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? तद्धित हो जाएगा। और देखिए यही आपका सही जवाब हो जाएगा व्यंजन। बाकी परोपकार पर धन उपकार बराबर परोपकार हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों गुण स्वर संधि भी हो जाता है। कभी कभी पराधन उपकार को करके लोग विसर्ग भी कर देते हैं। और निर्मधन मन में दोस्तों निधन मल हो जाता है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा यहां पर। ठीक है, क्या हो जाता है? निह धन मल। ठीक है, निह धन मल। और यहां भी दोस्तों याद रखेंगे कभी कभी इसे परह धन उपकार लिख दिया जाता है, और इस आधार पे चलेंगे तब ये विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। पर धन उपकार करेंगे तो परोपकार बन के वो गुण भी हो जाएगा। योगी धन ईश्वर बराबर योगी धन ईश्वर बराबर क्या हो जाएगा? योगी धन ईश्वर बराबर क्या हो जाता है? योगीश्वर। योगेश्वर नहीं दोस्तों, क्या हो जाता है? योगीश्वर हो जाता है। योगीश्वर ऐसे होगा। ठीक है, योगीश्वर। और यहां पे क्या हो जाता है? ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो फिलहाल हमें हमारा जवाब चाहिए था, और हमारा जवाब है तत् धन हित बराबर तद्धित होता है, और यह व्यंजन संधि है। तत् में तत् दूसरा वाला जो था उसके नीचे हलंत आप जरूर लगाइएगा, अन्यथा आपका जवाब गलत हो जाएगा। कारण नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द दोस्तों शुद्ध है ये बताइए। अनुयायी दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? आप ध्यान दीजिएगा। अनुयायी में य के ऊपर बड़ी की मात्रा होती है। गांधी में दोस्तों केवल बिंदी नहीं लगता, गांधी में अगर शुद्ध की बात करेंगे तो चंद्र बिंदी लगता है। ईर्ष्या दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता है, बड़ी ई के बाद खटकोड़ वाला स और ऐसे उड़ने वाला रहता है। गंगा दोस्तों सही है, गंगा
गंगा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गंगा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों दोस्तों सही है। मैंने जानबूझकर ऐसा शब्द दिया कि आप कंफ्यूज होकर दोस्तों और गलती कर लीजिए, लेकिन नहीं करिएगा। आप समझिए ये वर्तनी के हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि सर हिंदी तो चलो ठीक है, या तो हम यहां से पढ़ लेंगे या तो हम बैच में जाके देख लेंगे, लेकिन सर जीएस कैसे कवर किया जाए। तो जीएस के लिए दोस्तों मैं बता दूं, सुबह के 9 बजे वैसे क्लास चलती है हमारी, ठीक है, लेकिन अभी कुछ समय से दोस्तों मैंने इस क्लास को रात को 9 बजे कर दिया है, जिसमें एंशियंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये 5 विषय दोस्तों मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और यहां पर दोस्तों अब तक 11,000 सवाल, जैसे आज 30 सवाल डिस्कस किया ना, वैसे 30 सवाल यहां भी डिस्कस करता हूं, और 11,000 सवाल दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया। और अब तक दोस्तों 380 से अधिक मैंने लेक्चर भी आपको दे दिया। तो इतना लेक्चर आप पहले कवर करिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कितनी गजब की क्लास है। पूरी तरह से फ्री चल रही क्लास स्टडी 91, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको ये पूरी क्लास मिल जाएगी। पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो पीडीएफ हमारे वेबसाइट से आके डाउनलोड कर लीजिए, पूरी क्लास की निःशुल्क पीडीएफ दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और समझ आया तो बस यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।